अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ साद एंड वेलकम यू टू माय चैनल इट्स ऑल अबाउट DIY। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम लोग एक स्क्रैच से पीसी बिल्ड करेंगे। कंपोनेंट्स हम लोगों ने सोर्स किए हैं, कंपोनेंट्स को असम्बल करके एक पीसी बिल्ड करेंगे और उस पीसी को बिल्ड करने का असम्बलिंग का सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। कौन कौन से हमने कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ से मंगवाएंगे, उनके स्पेसिफिकेशन, उनकी कॉन्फ़िगरेशन, पीसी का मॉडल और वो सारी चीज़ें जो इस पीसी के अंदर इंस्टॉल हुई हैं वो भी डिस्कस करेंगे। उनका सोर्स भी आपको बताऊंगा और उनकी आखिर में जो प्राइस मुझे पड़ी है वो भी आपको बताऊंगा। और पीसी इसके अंदर जो फर्दर इम्प्रूवमेंट के जो ऑप्शंस हैं वो भी मैं हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो के आखिर में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले अपना मैं आपको पर्पज़ बता दूं। पीसी लेने का पर्पज़ मेरा ये था कि बहुत ज़्यादा सी मल्टीमीडिया वीडियोस और ओकेजनल गेमिंग के लिए मुझे पीसी चाहिए था। पहला मेरा पीसी कुछ आउटडेटेड हो गया था जिसकी वजह से मुझे एक नया पीसी की ज़रूरत थी। तो इसके बाद मेरे पास इंटेल और AMD का ऑप्शन था। तो मुझे AMD ज़्यादा सूट किया क्योंकि AMD पहले मैंने काफ़ी अर्से यूज़ किया है। एम दूसरी चीज़ जो मुझे उसमें बेहतर लगती है कि AMD का जो बोर्ड होता है वो उसके अंदर जो प्रोसेसर्स की ऑप्शन होती हैं वो रिलेटिवली ज़्यादा होती हैं बनिस्बत इंटेल के बोर्ड के। तो कैसे कैसे वो सारे जो मैंने कंपोनेंट सोर्स किए वो और असेंबलिंग का प्रोसेस आगे हम शुरू करते हैं। तो वीडियो में आप मेरे साथ रहिए। तो अनबॉक्सिंग में सबसे पहले हम मदरबोर्ड की अनबॉक्सिंग करेंगे। मदरबोर्ड जो मैंने चूज़ किया था वो A520M Pro किया था। वेंडर इसका मैंने MSI सेलेक्ट किया था। MSI रिनाउंड नेम है, लाइक असूस और गीगाबाइट। तो MSI का मदरबोर्ड मैंने लिया था ताकि वो ड्यूरेबल रहे। और 520 लेने की रीज़न ये थी कि 520 और 450 या 550 के अंदर मेरे पास ऑप्शन थी। 550 बहुत महंगा हो जाता है क्योंकि वो AM4 प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है। 450 और 520 के अंदर रीज़न ये थी कि 450 जो है मुझे बहुत ज़्यादा ओवर क्लॉकिंग और इस तरह की चीज़ें नहीं करनी थी। मुझे इसको जो है वो स्टैंडर्ड रखना था, इसलिए मैंने 520 का सिलेक्शन की। वैसे तो 320 भी AM4 चला देता, लेकिन मैंने ज़रा अपग्रेडेड वर्जन लिया। इसके बाद हम प्रोसेसर की तरफ आते हैं। प्रोसेसर जो मैंने लिया है वो मैंने इसकी जो यूज्ड में प्रोसेसर लिया है। और प्रोसेसर जो है वो मैंने लिया है Ryzen 5 3600X। ये ओवर क्लॉकिंग बेहतर कर लेता है और इसके अंदर इसका TDP थोड़ा सा ज़्यादा होता है। उसके बाद हम लोग जो अनबॉक्सिंग करने लगे हैं वो करने लगे हैं हम लोग रैम्स की। तो रैम जो है मैंने दो मंगवाई हैं 8 GB की 3200 मेगाहर्ट्ज़ की। DDR4 रैम है ये, 3200 मेगाहर्ट्ज़ की हैं। आपको पता है कि Ryzen 5 और ये इस बोर्ड के साथ जो AM4 बोर्ड है उसके साथ 3200 मेगाहर्ट्ज़ की DDR4 रैम ही कंपैटिबल है। इससे आगे के लिए DDR5 है। तो 8 GB की ये दो मैंने जो है वो स्टिक्स मंगवाई हैं। 3200 मेगाहर्ट्ज़ है और इसकी जो वो है वो किलश्री कंपनी है, ये चाइनीज़ कंपनी है और इसके अच्छे रिव्यूज़ थे। तो इसके अंदर मेरे पास 2600 मेगाहर्ट्ज़ की भी ऑप्शन थी, लेकिन मैंने 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली ली ताकि ये मैक्सिमम जो है मेरे पास इसकी स्पीड और अपग्रेडेड वर्जन मेरे पास आए। इसके बाद हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। हम लोगों ने एक वाईफाई ब्लूटूथ जो है वो डिवाइस मंगवाई है। जो वाईफाई कार्ड है वो हमने मंगवाया है। वो हम लोगों ने इसकी मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। वाईफाई 5 है ये बेसिकली ना। ये 5 मेगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है और 5 गीगाहर्ट्ज़ तक सपोर्ट करता है। साथ में इसके ब्लूटूथ की भी ऑप्शन है। वैसे तो वाईफाई 6 और वाईफाई 7 भी आ गए, लेकिन वो बहुत महंगे थे। मैंने इतना ज़्यादा मैंने आपको बताया कि स्पेंडिंग नहीं करनी थी। मैंने इसको रीज़नेबल प्राइस में मंगवाया। प्राइस आपको मैं इंशाल्लाह आखिर में बताऊँगा। इसके बाद जो मैंने कूलिंग फ़ैन मंगवाया इसका पीसी का प्रोसेसर का, वो मैं आपको दिखा दूँ। ये CR1200 था और ये अप टू 105 TDP प्रोसेसर को कूल कर सकता है। इसकी कैपेसिटी जो है वो 105 और ये 4 पाइप्स जो है 4 पाइप कूलर है। उसके बाद इसमें मैंने 512 GB की एक SSD मंगवाई है। ये जो है SSD बेसिकली ये NVMe है। NVMe ये 512 GB की है। NVMe M2 है बेसिकली ये, और हाई स्पीड है ये।
इसकी जनरेशन थर्ड जनरेशन से है ये, और सेकंड जनरेशन तो अब ऑब्सलीट हो गई है, थर्ड जनरेशन इसमें लेटेस्ट है। तो ये थर्ड जनरेशन की NVMe 512 GB की। तो इसको भी हम इंशाल्लाह इंस्टॉल करेंगे। वैसे इसके अलावा मेरे पास एक सेपरेट हार्ड डिस्क है जो मैं इसके अंदर इंस्टॉल करूँगा। तो अब ये सारा अनबॉक्सिंग हो गई, अब हम असेंबलिंग का काम करते हैं। तो असेंबलिंग शुरू हो गई है। असेंबलिंग के लिए सबसे पहले मदरबोर्ड को निकाल लेंगे। मदरबोर्ड के ऊपर अब कंपोनेंट जो है हम लोग इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड गाइस। तो सबसे पहले मदरबोर्ड के ऊपर हम लोगों ने प्रोसेसर को इंस्टॉल करना है। प्रोसेसर को हम इसकी पिंस को देखते हुए और हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। इसका एक लॉक होता है, इसको ओपन करना है और इसको लॉक को हम लोगों ने फिक्स कर देना है। अब इसका जो कूलिंग फ़ैन है वो हम लोगों ने इंस्टॉल करना है। तो कूलिंग फ़ैन इंस्टॉल करने के लिए पहले हम पेस्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। थर्मल पेस्ट जो प्रोसेसर को अप्लाई किया जाता है वो हम अप्लाई करेंगे। उससे पहले ज़रा मैंने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैंने भी कोई PC असेंबल किया है, तो मैं उसकी ज़रा इसकी जो तरतीब देख रहा था कि कहाँ कहाँ इंस्टॉल होगा और कैसे इंस्टॉल होगा। बट ये जो रिंग दिया हुआ है ये इंटेल के बोर्ड्स के लिए होता है। इसके लिए आपको कोई रिंग की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट जो इसके अंदर लॉक्स दिए हुए हैं इसके अंदर फंस जाता है। तो ये मैंने देखने के बाद इसके ऊपर पेस्ट अप्लाई की, और पेस्ट अप्लाई करने के बाद इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है। अच्छा, ये पेस्ट जो है मुझे प्रोसेसर के साथ उसी के पैकेट में ही मिली थी, मेरे पास पेस्ट अदरवाइज़ अवेलेबल नहीं थी। तो पेस्ट को आप लोगों ने अच्छे तरीके से चारों तरफ अप्लाई कर देना है और इसमें से कोई चीज़ ताकि मिस ना हो। अब हम लोगों ने इसका जो फ़ैन इंस्टॉल करना है उसके नीचे एक स्टिकर लगा होता है, सेफ्टी स्टिकर होता है बेसिकली, वो आपने हटाकर, और उसके बाद ये दोनों तरफ लॉक्स होते हैं और इन लॉक्स के अंदर आपने इसको अटैच कर देना है। और ये स्प्रिंग बेसिकली सिस्टम है, स्प्रिंग से ये खुलेगा और उसके बाद ये अटैच हो जाएगा। और उसके बाद ये जो लॉक्स हैं आपने इसको स्क्रू की मदद से, स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको टाइट कर लेना है। उसके बाद आपने इसकी जो केबल है उसके अपने जैक को इंस्टॉल करना है। इस मदरबोर्ड के ऊपर 2 स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं, आपने किसी भी एक में इंस्टॉल कर देना है। बेसिकली ये ही मदरबोर्ड फिर इस जो फ़ैन है इसकी स्पीड को कंट्रोल करता है और इसको लिंक कर देता है प्रोसेसर के वर्किंग के हिसाब से। अगर प्रोसेसर को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो वो उसको फ़ैन को तेज़ रन करेगा, और उसको अगर कम रिक्वायरमेंट है तो उसकी स्पीड को स्लो कर देगा। उसके बाद हमने रैम इंस्टॉल की है। रैम इसके अंदर 2 ही रैम्स इंस्टॉल करने की इसके अंदर जो है अवेलेबल थी स्लॉट्स। इस मदरबोर्ड के ऊपर हमने दोनों स्लॉट्स को यूज़ कर लिया। हमारे पास 2 स्टिक्स थी 8-8 GB की, वो दोनों हम लोगों ने इसके अंदर इंस्टॉल कर दी हैं। आपने रैम इंस्टॉल करने से पहले इसकी डायरेक्शन को एक दफ़ा ज़रा देख लेना है, और इसका जो लॉक है उसको आपने इंस्टॉल करने के बाद लॉक को ओपन करके उसको फिक्स करना है, और उसके बाद लॉक खुद ही जो है वो टाइट हो जाता है। तो बोर्ड जो है इसके ऊपर जो इसका सेल है, बैटरी सेल होता है, जो इसका वो भी अवेलेबल ही था, इंस्टॉल ही था ऑलरेडी। तो ये हम लोगों ने रैम इंस्टॉल कर दी। इसके बाद मैंने इसके अंदर वाईफाई कार्ड जो है वो भी इंस्टॉल कर दिया। उसके बाद ये केसिंग के बारे में बताऊँ, मैंने केसिंग जो है ये आफ्टर मार्केट परचेज़ की है केसिंग, और केसिंग के साथ एक पावर सप्लाई भी। और ये केसिंग जो है ये माइक्रो ATX बोर्ड की ही थी, जो हमारे पास हमारा बोर्ड है, हमारा बोर्ड भी माइक्रो ATX ही है। तो हम लोगों ने मैंने उसी के साथ की है जो है ये केसिंग परचेज़ की थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने इसका जो बहुत फैंसी या इसकी जो RGB केसिंग होती है वो परचेज़ नहीं की, क्योंकि महंगी भी होती है। ये बहुत ही सस्ती मुनासिब पैसों में केसिंग मिली, और इसके अंदर सफिशेंट स्पेस अवेलेबल है। अब इसके अंदर बात रहेगा इसकी कूलिंग का, क्योंकि इसके अंदर डेफिनेटली ये ज़रा कॉम्पैक्ट है, तो इसके अंदर एयर की सर्कुलेशन उस तरीके से शायद ना हो जो आप लोगों को अभी ख्याल आएगा। तो उसके लिए जो है वो हम लोगों ने जो है उसका एक इशू रहेगा। तो डेफिनेटली जो आपके पास RGB केसिंग होती है उसके अंदर वेंटिलेशन ज़्यादा बेहतर होती है। इस केसिंग के अंदर वेंटिलेशन उस तरीके से नहीं है, क्योंकि ये एक मेटल की केसिंग है, और इसका जो डाया भी कम है। इसके अंदर स्पेस उस तरीके से नहीं, वेंटिलेशन का इशू होगा। तो ये हम लोगों ने बोर्ड को फिक्स किया। बोर्ड को फिक्स करना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, क्योंकि उसके स्क्रूज़ जो है वो उनकी जगह पे रख के और उसको टाइट करना।
तो हम इसको बोर्ड को इसके ऊपर फिक्स कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये बोर्ड को इसके ऊपर प्लेस करके इसके 5 या 6 स्क्रूज होते हैं, वो सारे के सारे हम लोगों ने इसके स्क्रू ड्राइवर की मदद से फिक्स कर दिए हैं। तो जो वेंटिलेशन वाली बात थी उसके लिए इस वेंटिलेशन के अंदर, इस केसिंग के अंदर एक पीछे फ़ैन इंस्टॉल हुआ हुआ है। बेसिकली ये केसिंग उस तरीके के जैसे हमारे ब्रांडेड पीसीज होते हैं, तो मुझे इसलिए ज़्यादा कंसर्न नहीं हुआ क्योंकि ब्रांडेड पीसीज के अंदर भी वेंटिलेशन हमें मिल जाती है, वहाँ पे भी हीटिंग का इशू नहीं आता। तो इसके अंदर एक फ़ैन यहाँ लगा हुआ है और एक फ़ैन मैंने इसके अंदर फर्दर इंस्टॉल करवाया था आगे, ताकि आगे से ये थ्रो अंदर ले और ये वाला फ़ैन जो पीछे लगा हुआ है वो उसको बाहर एग्ज़िट कर दे। तो ये अब इसकी जो फ्रंट के ऊपर बटन्स होते हैं उसके ये सारे कनेक्शंस मैं अब इंस्टॉल कर रहा हूँ। उसके अंदर इसकी लाइट होती है और बाकी चीज़ें होती हैं। अब इसके अंदर इसकी पावर सप्लाई जो कि 500 वाट की सप्लाई थी, ये इसके साथ मैंने इसके कनेक्शन कर रहा हूँ। इसके ऊपर बोर्ड की केबल लगा दी है मैंने, और इसके साथ जो है वो बाकी जो इसकी केबल्स हैं वो मैं अटैच कर रहा हूँ। इस पावर सप्लाई के अंदर 6 पिन केबल ग्राफिक कार्ड की अवेलेबल है, और बाकी इसके अंदर मल्टीपल केबल्स अवेलेबल थी साटा पोर्ट्स के लिए। तो साटा पोर्ट हमारे पास राइट नाउ सिर्फ एक हार्ड डिस्क ही है, तो वो हम लोगों ने इंस्टॉल करनी है। और दूसरा ये जो NVMe M2 जो हम लोगों ने जनरेशन 3 की अपनी 512 GB की हार्ड मंगवाई है, वो हम लोगों ने इंस्टॉल करनी है। तो वो इंस्टॉल हो गई है। तो इसके अंदर ग्राफिक कार्ड का भी मैं आपको बता दूं, मेरे पास राइट नाउ जब भी मैंने प्रोसेसर पुराने सिस्टम से ग्राफिक कार्ड जो था वो क्वाड्रो का P400 था, NVIDIA क्वाड्रो P400। ये माइक्रो सिंगल स्लॉट में होता और ये मिनी कार्ड है। तो ये जो है मेरे पास राइट नाउ अवेलेबल था, ये DDR5 है, 64 बिट का कार्ड है। तो पिछले कंप्यूटर में था तो मैंने फ़िलहाल इसी के साथ काम चलाया है, लेकिन मैंने इसको अपग्रेड भी कर लिया है, और इसको अपग्रेड करने की जो हिस्ट्री है वो सारी मैं आपको इस वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो पहले मैंने इसको लगा दिया था वाईफाई कार्ड को, लेकिन बाद में मुझे आइडिया हुआ को ये जो NVMe लगाने के लिए मुझे ये हटाना पड़ेगा। तो वाईफाई कार्ड मैंने फिर निकाला, NVMe इंस्टॉल किया, और अब हम लोगों ने इसके अंदर वाईफाई कार्ड दोबारा लगा दिया। तो ग्राफिक कार्ड अभी क्वाड्रो P400 है, उसको मैंने फर्दर अपग्रेड किया और मैंने क्वाड्रो P620 लिया। वो मैंने थोड़ा दिन यूज़ किया, उसके अंदर मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि DDR5 GB 128 बिट था, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, उसके थोड़े से शटर ज़्यादा थे। उसके बाद मैंने GTX 1060 3GB लिया, वो भी अच्छा कार्ड था, लेकिन उसके बाद मैंने उसको फर्दर अपडेट कर लिया और Radeon RX 590 ले लिया। तो उस सारे कार्ड्स की जो जर्नी थी वो भी मैं आपको अगली वीडियोस में इंशाल्लाह बताऊंगा, और RX 590 किस तरीके से इसके सिस्टम के साथ ऑपरेट कर रहा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसकी एक दफ़ा मैं आपको फ़ाइनल लुक, ये मैंने इसको सेटअप किया है और उसके बाद इसकी फ़ाइनल लुक एक दफ़ा देख लीजिए कि अब ये जो है सिस्टम इस वक्त रन हो रहा है तो वो कैसे लग रहा है। ये जी इस वक्त मेरा सिस्टम रनिंग पोजीशन में, यहाँ से देख लें इसकी RGB लाइट जल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि जबकि मैंने सिस्टम परचेज़ किया था उस वक्त मेरे पास ऑलरेडी क्वाड्रो P400 कार्ड अवेलेबल था, तो उस वक्त मैंने वही इंस्टॉल किया। लेकिन उसके बाद मैंने इस कार्ड को अपग्रेड किया, क्वाड्रो P620 लिया, उसके बाद GTX 1060 लिया 3GB वाला वेरिएंट, और उसके बाद फिर मैंने सफ़ायर का ये नाइट्रो RX 590 लिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये कार्ड मुझे बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म कर रहा है मेरे लिए। और उसके बाद जब पहले मैंने ली थी तो जब केसिंग परचेज़ की थी तो केसिंग के साथ एक 500 वाट की सप्लाई थी, लेकिन वो 500 वाट की सप्लाई चाइनीज़ सप्लाई थी, वो केपेबल नहीं थी। तो मैंने उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि बी क्वाइट की जो है ये 80+ पावर वाली 630 वाट की मैंने जो है सप्लाई फिर परचेज़ की थी। तो ये सप्लाई जो है ये मेरा RX 590 ये बड़ा अच्छे तरीके से रन कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मेरे पास ये Ryzen 5 3600X प्रोसेसर है, ये भी 95 वाट पावर ड्रॉ करता है, तो इसलिए मुझे एक अच्छी पावर सप्लाई की ज़रूरत थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा सिस्टम बड़ा अच्छा ऑपरेट कर रहा है। फ्यूचर में मैंने इसमें मेरा बेसिकली AMD का बोर्ड लेने का पर्पज़ ही ये था कि मैं इस जनरेशन के सारे प्रोसेसर जो हैं वो इसके अंदर इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो आगे मेरा जो इरादा है वो इंशाल्लाह Ryzen 7 5700X प्रोसेसर लेने का है। एक तो वो 8 कोर जो है वो
प्रोसेसर है प्लस उसकी जो TDP है वो 65 वाट है, तो उसको कूल करना भी ज़्यादा रिलेटिवली ईजी होगा। इसकी यहाँ पे आप इसकी ये स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, 16 GB है और Ryzen 5 3600X 6 कोर प्रोसेसर है 3.80। अब हम बात कर लेते हैं इस सारे कंपोनेंट्स की प्राइसिंग की। तो सबसे पहले तो सोर्स इसका मैं आपको बता दूँ, ये तकरीबन तमाम आइटम जो मैंने परचेज़ किए हैं ये मैंने अक्टूबर 2024 में परचेज़ किए थे और सारे मैंने अली एक्सप्रेस से परचेज़ किए थे। इसके अंदर जो मदरबोर्ड था MSI का, ये ब्रांड न्यू था। इसके अंदर जो प्रोसेसर था ये मैंने यूज़ प्रोसेसर लिया था, ये भी अली एक्सप्रेस से लिया था। उसके बाद मैंने ये जो इसका कूलर है 2 पाइप कूलर था ये भी, और इसके साथ जो इसका वाईफाई डिवाइस थी वो भी, इसकी NVMe जो चिप है ये भी, और दोनों रैम्स भी, ये सब मैंने जो है वो अली एक्सप्रेस से परचेज़ की थी। इनकी प्राइसिंग मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये केसिंग और सप्लाई जो थी ये मैंने 4000 की ली थी मुल्तान लोकल मार्केट से। इसके अलावा एक 500 GB की हार्ड मेरे पास पहले से अवेलेबल थी, वो मैंने इंस्टॉल कर ली थी। तो इस तरह मिलाकर के मेरी एक वो बना था। अच्छा, जो क्वाड्रो P400 था वो मेरे पास पहले अवेलेबल था, वो मैंने दराज से परचेज़ किया था और उसकी तकरीबन जो प्राइस मुझे मिली थी वो 7500 रुपये मिली थी, लेकिन वो मैंने 2023 में परचेज़ किया था। उसके बाद मैंने क्वाड्रो P620 लिया, तो मैंने उसको वो मुझे मिला 13,500 का। उसमें मुझे तकरीबन 6,000 रुपये मुझे ऊपर देने पड़े थे, 6,000 रुपये दे के, और वो P400 के अगेंस्ट मुझे रिप्लेसमेंट मिल गया था। उसके बाद मैंने जो है वो जब GTX 1060 3GB परचेज़ किया था तो वो तकरीबन 25,000 रुपीज़ का था। उसके लिए मुझे एडिशनल जो है वो तकरीबन कोई 13,000 रुपये या 12,000 रुपये देने पड़े थे P620 के ऊपर, तो वो भी मैंने मुल्तान में लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। और उसके बाद मैंने ये नाइट्रो का जो है फायर नाइट्रो RX 590 परचेज़ किया था, ये तकरीबन 33,000 रुपये का आया था और इसके लिए मुझे तकरीबन 8,000 रुपये ऊपर देने पड़े थे। तो इस तरीके से ये ग्राफिक कार्ड्स की जो है वो मैंने अपग्रेड किए इतने प्राइसेस के साथ। और ये जो बी क्वाइट की 630 वाट की सप्लाई है ये मैंने 8,000 रुपये की परचेज़ की थी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके कंपोनेंट्स की प्राइस की। कंपोनेंट्स की प्राइस इस तरीके से थी कि जो है मैं आपको इसका जो स्क्रीनशॉट टोटल प्राइस का वो मैं साथ अटैच कर देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि सारी प्राइसेस जो थी डॉलर में थी। डॉलर की ट्रांजैक्शन के ऊपर बैंक की फ़ीस भी होती है और इसका एडवांस टैक्स भी होता है, और बैंक की फ़ीस के ऊपर FD भी होती है। तो जो भी डॉलर प्राइस थी उसको पहले कन्वर्जन रेट लगता है, वो उसको तकरीबन 283-84 रुपये या 85 रुपये मुझे लगा था। $60 या $61 का जो था ये प्रोसेसर था, और $60 का ही $60 का ही ये तकरीबन मदरबोर्ड था। ये जो जॉन्सको का CR1200 इसका 2 पाइप कूलर था ये तकरीबन $13 का आया था, और ये अप टू 110 या 105 वाट तक जो है TDP जो है ये कूल कर सकता है। तो ये मेरा प्रोसेसर 95 वाट था, तो ये उसके लिए सफिशेंट था। और ये जो आप मेरे पास 8 GB की 2 स्टिक्स हैं रैम की, ये तकरीबन 30 GB की थी। और जो वाईफाई जो है वो कार्ड जो था वो तकरीबन कोई $12 का था। और जो इसके अंदर NVMe चिप थी, NVMe ये M2 SSD ड्राइव है, ये तकरीबन जो थी वो 23 या $24 की थी। तो इसके ऊपर फिर एडवांस टैक्स और कन्वर्जन रेट प्लस बैंक चार्जेस भी लगे थे, और इसके अंदर तकरीबन कोई 2700 रुपये मुझे कस्टम लगा था। तो अब अल्टीमेटली इसके ऊपर ये केसिंग के 4,000 रुपये डालें, फिर इसके ऊपर पावर सप्लाई का चार्जेस डालें, सब कुछ मिला लो के मुझे तकरीबन ये 1,10,000 रुपये का सिस्टम पड़ा हुआ है इस वक्त राइट नाउ जो सब मेरे पास ये ऑपरेशनल है। अब 1,10,000 में इस तरह का सिस्टम आपको लोकल मार्केट से शायद इससे 2-4-5,000 रुपये सस्ता मिल जाए। तो मैंने ट्राई की थी ये वाली कि मैं शायद इसको सस्ता बिल्ड कर सकूं, लेकिन सस्ता नहीं बनता। तकरीबन ये आपको उसी प्राइस में पड़ेगा। बस आपको इसकी सेटिस्फेक्शन ये होगी कि आपने जो चीज़ ली है वो नई ली है, उसकी आपको वारंटी मिल रही होगी। एनीवे वारंटी तो अली एक्सप्रेस वाले चाइना में देते हैं, उसको वहाँ से तो हम क्लेम कर नहीं सकते। तो ये इसकी जो है वो कॉस्ट थी और ये इसका जो है पीछे पर्पज़ था। खैर मुझे इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस भी हुआ है और मुझे आइडिया हो गया कि मुझे आगे किस तरीके से इसको लेके चलना है। तो इसके ऊपर सारी जो गेम्स हैं वो बड़ी अच्छी जो है वो रन होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इसके ऊपर कोई इशू नहीं है। तो अभी मैंने प्रोसेसर अपग्रेड करना, उसके बाद फिर अगला स्टेप मेरा ग्राफिक कार्ड अपग्रेड का होगा। ग्राफिक कार्ड तो ये थी जी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इसके ऊपर जो आगे मैं आपको किसी कोई गेम प्ले भी और बाकी चीज़ें भी दिखाऊंगा। लेकिन अब तक के लिए आप से दरख्वास्त है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।